Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। आपको B.R. चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी महाभारत याद है? उसमें एक योद्धा अपना साधा हुआ बड़े से बड़ा अस्त्र छोड़ता था और सामने वाला योद्धा उसकी काट में अपना अस्त्र। दोनों आसमान में जाकर एक दूसरे से टकराते, ज्यादा मारक अस्त्र सामने वाले अस्त्र को नष्ट कर देता। ऐसी ही तस्वीरें अभी इजराइल से आ रही हैं। हमास रॉकेट दाग रहा है, इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल उन्हें रोक कर नष्ट कर रहे हैं। इसमें एक मुकाबला तामिर और कत्यूशा के बीच भी है। इन दोनों के बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको युद्ध का अपडेट दे देते हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही हिंसा का आज 5वां दिन है। हमास की ओर से रॉकेट हमले जारी हैं। गाजा के अलावा लेबनान की साइड से भी इजराइल पर कम से कम 3 रॉकेट छोड़े जाने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीज फायर के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। कहा है कि हम पहले हमास की सैन्य शक्ति को खत्म करेंगे, उसके कई सीनियर लीडर्स को टारगेट किया जाएगा और इसके बाद ही संघर्ष विराम पर वार्ता होगी। 13 और 14 मई की दरमियानी रात इजराइल के करीब 160 विमानों ने 40 मिनट के भीतर 450 मिसाइलें गिराईं गाजा पर। 14 मई को भी बमबारी जारी रही। खबरों के मुताबिक इजरायली बमबारी में हमास के अंडरग्राउंड सुरंग नेटवर्क का कई किलोमीटर लंबा हिस्सा नष्ट हो गया। इजराइल की बमबारी में अब तक 119 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें 30 बच्चे भी शामिल हैं और 800 से ज़्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने बमबारी से बचने के लिए यूएन द्वारा संचालित स्कूलों में शरण ली है। वहीं हमास के हमले से इजराइल में एक बच्चे समेत 7 और लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच ग्राउंड ट्रूप्स को तैनात किए जाने की भी खबर आई है। इस पर कंफ्यूजन भी बना। 13 मई की देर रात IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि IDF की हवाई और ज़मीनी टुकड़ियां गाजा स्ट्रिप पर हमला कर रही हैं। इसके बाद एक आधिकारिक बयान आया जिसमें बताया गया कि इजरायली पैदल सेना गाजा पट्टी में दाखिल हो गई है। इसके बाद IDF की ओर से एक और बयान आया और इसमें करेक्शन किया गया कि इजराइल की पैदल सेना गाजा में नहीं घुसी है, बल्कि सीमा के पास इजरायली हिस्से से ही हमला कर रही है। ऐसा नहीं कि हमास इजराइल के लिए अकेली चुनौती हो। रॉकेट हमलों से भी ज़्यादा बड़े और खतरनाक एक खतरे से जूझ रहा है इजराइल, और वो भी अपने घर में ही, अपने ही शहरों के अंदर। और ये इतनी भीषण चुनौती है कि इजराइल के राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने इसे इजराइल के अस्तित्व पर खतरा बताया है। क्या है ये मामला, ये भी बताएंगे इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले उसकी बात जिसके जिक्र से शुरुआत की गई, तामिर और कत्यूशा। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। 22 जून 1941 की तारीख। इस रोज नाजी जर्मनी ने लॉन्च किया ऑपरेशन बारबरोसा। इसका मतलब था सोवियत संघ पर औचक हमला। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। साल खत्म होते होते जर्मनी सोवियत की सीमा में 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर घुस चुका था, मॉस्को की सीमा के बाहर तक। सोवियत की इसमें बहुत बर्बादी हुई। शुरुआत में उनके पास कोई डिफेंस नहीं था, लेकिन फिर सोवियत संघ ने वापसी की और इस वापसी में मददगार उसके सबसे मशहूर हथियारों में से एक था कत्यूशा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे चर्चित हथियारों में से ये एक रॉकेट लॉन्चर था। एक ट्रक पर फिक्स किया जाता और इसकी खासियत थी इसकी स्पीड और मोबिलिटी। 132 mm कत्यूशा 10 सेकंड के भीतर 4 दर्जन वॉरहेड्स फायर कर लेता था। बैटरी इतनी पावरफुल कि कुछ ही सेकंड के भीतर एक बड़े इलाके को कई टन विस्फोटक से पाट दे। इसकी रणनीति थी शूट एंड स्कूट, यानी इससे पहले कि दुश्मन उस पर बंदूक ताने, कत्यूशा फुर्ती से फायरिंग करके भाग जाता था। और यही कत्यूशा हमास के पास भी है। वो पहले भी संघर्ष के दौरान इसे इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। इस दफ़ा भी हमास इसे इस्तेमाल कर रहा है। इनके जवाब में इजराइल जिन इंटरसेप्टर मिसाइलों को यूज़ कर रहा है उसमें से एक है तामिर। हमने आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया था। उसी आयरन डोम के लॉन्चर सिस्टम का इंटरसेप्टर मिसाइल है तामिर। इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइल जो हमला करने वाले रॉकेट को हवा में खत्म कर दे। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 तामिर मिसाइलें होती हैं
और एक का वजन करीब 91 किलो। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज़्यादा है। एक तामिर मिसाइल की कीमत 15 लाख से 75 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये मिसाइल लॉन्च होने पर हमलावर रॉकेट के पास पहुंचती है और हवा में ही नष्ट कर देती है। कई बार एक रॉकेट को रोकने के लिए आयरन डोम को 2 तामीर भी छोड़ने पड़ते हैं, तब जब रॉकेट का टारगेट किसी आबादी वाले इलाके या कोई हाई वैल्यू इमारत हो, ताकि दुश्मन रॉकेट के बचने की कोई आशंका ना रहे। जाहिर है, इजराइल के लिए खुद को डिफेंड करना ना तो आसान है और ना सस्ता। इसके अलावा एक और चिंता है, यह है हमास द्वारा दागे जा रहे रॉकेट्स की संख्या। इस बार हमास ने आयरन डोम से निपटने की एक नई युक्ति खोजी। वो इसकी क्षमता को चैलेंज कर रहा है। कैसे? इजराइल और हमास के बीच पिछली बड़ी लड़ाई हुई थी 2014 में। तब भी हमास ने रॉकेट छोड़े थे। करीब 50 दिनों तक संघर्ष चला और हमास ने इस दौरान करीब 4000 रॉकेट छोड़े। लेकिन इस दफ़ा रॉकेट की संख्या कहीं ज़्यादा है। रैप्टों के मुताबिक 10 मई की शाम से अब तक करीब 2 बार ऐसा हुआ कि कुछ ही मिनटों के भीतर गाजा की ओर से 100 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे गए। 10 मई की शाम से 13 मई की दोपहर तक ही गाजा से 1200 से ज़्यादा रॉकेट छोड़े जा चुके हैं। आशंका है कि हमास और फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद ने इस दफ़ा एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत रॉकेट्स की एक भारी खेप जमा कर रखी है। वो जानते हैं कि रॉकेट्स नष्ट करने में इजराइल का बहुत पैसा बह रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की आपूर्ति भी अनंत नहीं है। इसके अलावा जानकारों का कहना है कि आयरन डोम भले इफेक्टिव हो, लेकिन इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है। वो एक बार में अधिकतम कितने रॉकेट से डील कर सकता है, इसकी भी एक सीमा है। अगर रॉकेट्स की संख्या इस सैचुरेशन पॉइंट के पार गई तो आयरन डोम एग्जॉस्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो रॉकेट नष्ट नहीं हो पाएंगे वो नुकसान पहुंचाएंगे। और शायद इसीलिए अब इजराइल ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स और आर्टिलरी को भी गाजा बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। एयरफोर्स हवाई बमबारी कर रही है। ग्राउंड फोर्सेस गाजा की तरफ आर्टिलरी और टैंक से फायरिंग कर रही हैं। तो एक तरफ इजराइल के आगे हमास की चुनौती है, जिसके कुछ पहलुओं के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन घरेलू फ्रंट पर भी उसके यहाँ एक वॉर जोन बन गया है। इजराइल के कई शहरों में उसके नागरिक आपस में भिड़ रहे हैं। बड़े स्तर पर लूट, आगजनी और तोड़फोड़ की वारदातें हो रही हैं। लोग एक दूसरे को लिंच करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते इजराइल में कई लोग सिविल वॉर छिड़ने की आशंका जता रहे हैं। अब ये नया मामला क्या है? ये मामला है नस्ली नफरत और हिंसा का। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत पालने वाले कई लोग हैं। इजराइल में केवल यहूदी नहीं रहते, यहाँ ईसाई और अरब मूल के मुस्लिमों की भी काफ़ी तादाद है। इजराइल की कुल आबादी है करीब 90 लाख। इसमें लगभग 19 लाख मुस्लिम हैं। ये फिलिस्तीनी मूल के लोग हैं। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ। उस समय लाखों फिलिस्तीनी अपना घर बार छोड़कर इजरायली इलाकों से पलायन कर गए। कई को जबरन भी भगाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे फिलिस्तीनी चले गए। कई फिलिस्तीनी परिवार इजराइल में ही रह गए। जब इजराइल का गठन हुआ, वो देश बना, तो ये फिलिस्तीनी परिवार भी ऑटोमेटिकली इजराइल इस नए देश के नागरिक बन गए। इनमें से कई अरब आज भी खुद को फिलिस्तीनी मानते हैं और इसकी वजह आप जानते हैं। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो देश तो उन्हीं का था, इजराइल को जबरन उनकी ज़मीन पर बसा दिया गया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। फिलिस्तीन कहने से दुनिया समझती है बंटवारे में फिलिस्तीन को मिले भूभाग में रहने वाले लोग, मसलन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के निवासी। ऐसे में अगर इजरायली नागरिकता वाले फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीनी कहा जाता तो कन्फ्यूजन होता, और इस वजह से इनके लिए एक नया टर्म चला, अरब इजरायली। कागजी तौर पर अरब इजरायलियों के पास भी बाकी इजरायलियों जैसे अधिकार हैं, मसलन वोट देने का हक, संसद में चुने जाने का हक। लेकिन आरोप लगता है कि इन अधिकारों से इतर उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बरता जाता है। उनका जीवन स्तर दोयम है, उनके बीच गरीबी ज़्यादा है, देश के संसाधनों में उनकी हिस्सेदारी कम है और अरब बहुमत वाले शहर देश के सबसे गरीब शहरों में है। यहाँ तक कि अरबी और हिब्रू भाषियों मतलब यहूदी और मुसलमानों के स्कूल तक में बंटवारा है। इल्ज़ाम है कि अरब स्कूलों को फंडिंग भी कम दी जाती है। नौकरी जैसे अवसरों में भी उनके साथ पक्षपात की शिकायतें आती हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा भी उनके साथ हॉस्टाइल रवैया रखने के आरोप लगते हैं। 2016 के एक सर्वे में सामने आया कि इजराइल में रहने वाले यहूदियों का लगभग 50% हिस्सा चाहता है कि अरब मूल वालों को देश से निकाल दिया जाए या फिर कहीं और ले जाकर बसाया जाए। कुल मिलाकर समझिए कि यहूदी आबादी और अरब इजरायलियों के बीच गहरी खाई है। अगर बसाहट के लिहाज से देखें तो अरब इजरायलियों की एक बड़ी संख्या अपनी मेजॉरिटी वाले इलाकों में रहती है, लेकिन कई शहर हैं जहां यहूदी और अरबों की मिश्रित आबादी है। इन्हीं इलाकों में अभी तनाव गहरा गया है और तनाव के ट्रिगर होने का जरिया बना ईस्ट जेरूसलम। ये फिलिस्तीनी बसाहट का इलाका है। ये इलाका 1967 से इजराइल के कब्जे में है।
इसराइल की ओर से इन्हें भी नागरिकता का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन पूर्वी जेरूसलम के फिलिस्तीनी परिवारों ने इसे ठुकरा दिया, इस आधार पर कि वो तो ऑक्यूपाइड आबादी हैं, वो अवैध कब्जा करने वालों की नागरिकता क्यों लेंगे। और इसी ईस्ट जेरूसलम में 6 फिलिस्तीनी परिवारों का यहूदियों के साथ प्रॉपर्टी विवाद है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। इन परिवारों पर घर से बेदखल होने का खतरा है और इस घटना को जेरूसलम पर कब्जे की इजराइल की कलेक्टिव कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। जब तनाव बढ़ा तो यहूदी अल्ट्रा राइट विंग वालों ने इस आग को और धधकाया। 10 मई को अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली फोर्सेस की एंट्री से टेंशन बढ़ी। इसके बाद एक तरफ जहां हमास ने इजराइल पर हमला शुरू किया, वहीं इजरायली शहरों, खासकर मिक्स आबादी वाले शहरों में दोनों समुदायों के बीच हिंसा शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा अभी हो रही है, वैसी पहले कभी नहीं हुई इजराइल में। इंतिफादा के वक्त भी ऐसे हालात नहीं बने। कैसे हालात? राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में हिंसा है। ऐसा ही एक शहर है लोड। अल अक्सा परिसर में पुलिसिया कार्रवाई के चलते यहां अरब समुदाय में नाराजगी थी। 10 मई की रात कुछ अरब युवाओं ने यहां की एक मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया, फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया। फिर पुलिस पहुंची और उसने प्रोटेस्टर्स पर स्टन ग्रेनेड्स और टीयर गैस छोड़े। इस रात एक अरब व्यक्ति की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। फिर इस सिलसिले में 3 यहूदी गिरफ्तार किए गए और इस हत्या ने आग में घी का काम किया। अरब भीड़ ने शहर में कई जगहों पर आगजनी की और कुछ प्रार्थना स्थलों में आग लगाई। इसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया की ऐसी श्रृंखला बनी कि कोई फर्क नहीं रह गया। कट्टरपंथी यहूदियों ने भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ कट्टरपंथी अरब, दूसरी तरफ कट्टरपंथी यहूदी। आसपास के शहरों से भी कई कट्टरपंथी यहूदी लोड पहुंच गए और कुछ अपने साथ असॉल्ट राइफल लेकर भी आए। सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट सर्कुलेट होने लगे और मोबिलाइजेशन की अपील। कुछ पोस्ट में तो सिविलियन आर्मी तक बनाने की अपील थी। अब कट्टरपंथी यहूदी अरब आबादी को चिन्हित करके हमला करने लगे। अरबों की ओर से भी हिंसा और उपद्रव होने लगा और 13 मई की सुबह प्रार्थना स्थल पर जा रहे एक यहूदी पर चाकू से वार कर दिया गया। लोड शहर के मेयर ने कहा, हालात गृह युद्ध जैसे नजर आ रहे हैं। लोड के घटनाक्रम के चलते 13 मई को खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू दौरे पर पहुंचे और उन्होंने यहूदियों और अरबों दोनों से अपील की एक दूसरे पर हमला रोकें। नेतन्याहू ने यहां सेना तैनात करने की बात कही और कहा, अराजकता रोकने के लिए सख्ती बढ़ाने से नहीं हिचकेंगे। क्या था एग्जैक्ट बयान? मॉब वायलेंस गाजा से हो रहे हमलों की तुलना में ज़्यादा बड़ा खतरा है इजराइल के लिए। ये लिंचिंग बंद करिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका खून कितना खौल रहा है, आप किसी भी सूरत में कानून को हाथ में नहीं ले सकते। लोड की बेकाबू स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ इमरजेंसी लगा दी है, नाइट कर्फ्यू भी। 500 से ज़्यादा पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया है। वेस्ट बैंक में तैनात फोर्स का एक हिस्सा डाइवर्ट करके शहर की सुरक्षा में लगाया गया है। हालात हालांकि अभी भी नहीं संभले हैं और आशंका है कि हिंसा और भड़क सकती है। लोड के बाद अकरे, हफीफा और जैसे शहर भी हिंसा की चपेट में आ गए हैं। ये वो शहर हैं जिन्हें अपने सामुदायिक सद्भाव पर नाज हुआ करता था। यही हाल और भी शहरों का है। भीड़ एक दूसरे की दुकानों और रेस्तराओं को टारगेट कर रही है, घर जला रही है और दूसरी कम्युनिटी का कोई हाथ आ गया तो उसे लिंच करने की कोशिश भी कर रही है। राजधानी तेल अवीव की भी स्थिति चिंताजनक है। यहाँ बात याम नाम का एक इलाका है। 12 मई को कट्टरपंथी यहूदियों की एक भीड़ ने अरब आदमी को कार से घसीटा, पीट पीट कर अधमरा कर दिया। आदमी खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहा। ये वारदात घटनास्थल के पास मौजूद चैनल 11 के कैमरे से लाइव टेलीकास्ट हुआ। फिर 12 और 13 मई को कट्टरपंथी यहूदियों द्वारा कई शहरों में रैलियां निकालने की खबर आई। इस दौरान कई स्थानों पर वो पुलिस से भी भिड़ गए। कुछ जगहों पर उनकी अरब लोगों से झड़प भी हुई। तेल अवीव में तो कट्टरपंथी यहूदियों की एक भीड़ लाइव कैमरे पर पुलिस के साथ भी गुथ गई। पुलिस अब तक 500 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन पर दंगा और उपद्रव में शामिल होने का आरोप है। सांप्रदायिक हिंसा और उपद्रव इजराइल के कई शहरों में फैला है। निगेव डेजर्ट में अरबों ने यहूदी ड्राइवरों पर पत्थर फेंके। जफा शहर में अरबों की एक भीड़ ने 19 साल के एक सैनिक को इतना पीटा कि उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई। और तेल अवीव में यहूदी भीड़ ने पत्रकारों पर भी हमला किया। तो एक तरफ लीडर हैं जो लोगों से शांत होने की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ कट्टरपंथी हैं, दोनों ही दलों के, जो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी है। इजराइल का एक राजनीतिक दल है रिलीजियस जायनिज्म पार्टी। ये कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है और इसके मुखिया हैं बेत्जालेल स्मोत्रिक। उन्होंने कहा कि बाथियाम में अटेम्प्टेड लिंचिंग की जो वारदात हुई वो भीषण थी। इस पर वो भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इजराइल में यहूदियों के मुख्य पुजारी हैं यित्ज़ात योसेफ। उन्होंने भी यहूदियों से अपील की कि हिंसा तुरंत रोकी जानी चाहिए और विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं। तो आबादी को एक दूसरे से दूर रखकर अलग अलग इलाकों, अलग अलग स्कूलों में बांटकर इजराइल की समस्या सुलझेगी नहीं।
न ही शहरों में आर्मी तैनात करने से हल निकलेगा, क्योंकि सांप्रदायिक नफरत का असर तात्कालिक उपायों भर से खत्म नहीं होता। इजराइल को गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और जेरूसलम के अलावा अपनी सारी सरहदों पर भी आर्मी की बड़ी डिप्लॉयमेंट लगानी पड़ती है, केवल संघर्ष के समय नहीं, आमतौर पर भी। लेकिन अगर देश के भीतर भी एक कम्युनल वॉर फ्रंट हावी हो जाए तो ये सरहदों की सुरक्षा से ज़्यादा बड़ी चुनौती होगी। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। उम्मीद है सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।